तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-सी तजवीज़ की क्या बुशरा बीवी के घर छोड़ देने के बाद से उन्हें कोई और ताकत आ गई, एकदम से वो मर्द मोमिन बन गए कि लड़ाई के बीच में या लड़ाई शुरू होने वाली थी, उससे पहले रक्षा में जाके लड़ाई शुरू ही करा दी और लड़ाई शुरू करने के साथ-साथ उन्होंने ट्रेड पैक्ट्स भी कर लिए और इसके बाद जो है वो अमेरिका को भी डाँट दिया, बाकी वेस्टर्न को भी डाँट दिया। ये ताकत अचानक कहाँ से आ गई? चलिए बहुत शुक्रिया कि आज आपने इनवाइट किया और इमरान खान साहब की बात जैसे आप दो जिस असल में आप बताए थे उससे तो मुझे वो जोक याद आ रहा था एक आदमी वो कूद जाता किसी को निकाल लेता है वो कह रहा था मुझे धक्का किसने दिया तो वही वाली बात जो है वो भी क्या है खान साहब पे फिट होती है कि पता नहीं किसने उनको धक्का मारा कि वो जो उनको यार मुझे कहा जाता है कि किसी बदुआ लगी है वो रईशा पहुंच गए और उसके बाद वहाँ पे जंग शुरू हो गई। अब वापस आके काफी उनकी पोजीशन जो है वो काफी ऐसी है घबराए घबराए से लग रहे हैं और जो दूसरों को कहते थे कि घबराया नहीं है लेकिन सच लगा कि इमरान खान साहब को थोड़े घबराए हुए हैं। उन्होंने कई रीज़न्स बताए, उन्होंने कहा जी मैं वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट पे बात करने गया था, मैं वहाँ से आटा माँगने गया था, वो हमें आटा देने लगे हैं और गंदम वगैरह इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और ज़ाहिर है उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन आया। उन्होंने हमारी जो नेशनल बैंक है उसके ऊपर भी फाइन लगा दिया और दू जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोज़िशन स्पेशली उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया खान साहब को और फिर ज़ाहिर के 22 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लेटर लिखा और यूरोपियन कंट्रीज़ ने उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दीजिए और यूक्रेन के बारे में बात कीजिए। तो उसमें खान साहब ने कहा कि जी हम वक़्त नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और इस किस्म की बातें उन्होंने की हैं लेकिन वही वाली बात है मैंने अपने एक शो में कही थी कि वो अभी जैसे ही वहाँ से आके खाई जाएँगी वो बोलेंगे दीदी डगेगी वाला जो है वो सीन आ जाएगा बीच में। तो मेरे ख्याल है इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर सूट नहीं करती अपनी पोज़ीशन थोड़ी-सी समझनी चाहिए। गलती तो ख़ैर हुई उनसे पता ही वो रशिया क्यों चले गए थे सभी लोग हैरान हैं। और उसके बाद वापस आते के साथ ही यहाँ पर भी बहुत एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज तो बहुत हंगामा रहा है पूरा दिन पाकिस्तान में और अभी तक चल रहा है क्योंकि जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जरदारी साहब की, चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी पीएलएन और मौलाना फजल रहमान, ये सब ने मिलकर जो है खान साहब के अगेंस्ट जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा दिया है। 60 लोग इनको चाहिए थे जिसमें से उनको जो है 86 ने साइन कर दिया है। 1 वीक के बाद वोटिंग होगी और उसमें देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि खान साहब अभी आगे-आगे घूम रहे हैं। पहले वो लाहौर गए थे और लाहौर जाके उन्होंने चौधरी बिरादरान यानी जो पीएलक्यू के लोग हैं जिनको वो हमेशा से परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी शहजाद को वो हमेशा से पंजाब का डाकू कहते रहे हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो कहते ये पंजाब के डाकू हैं। तो अब वो उनके पास पहुँच गए हैं और उनको हाथ-पाँव जोड़ रहे हैं कि जी आप हमारे साथ रहिए, हमारी गवर्नमेंट का साथ दीजिए। अब वो उसके बाद कराची का ट्रिप उनका लगने वाला है और कराची में जाके वो उनका और दूसरी जो पार्टीज़ खान साहब की गवर्नमेंट के साथ मिलके जिन्होंने हुकूमत बनाई थी, उनके आगे खान साहब थोड़ा माथा टेकेंगे और उनके आगे हाथ जोड़ेंगे कि मुझे बचा लो। बाजवा साहब से वो मिले गए थे। बाजवा साहब के साथ भी किस लिए मिले गए वो तो अभी लगने वाला है कि ये कि हाँ, पिक्चर्स वगैरह आ गई प्रेस में और सब दिख रहा है। तो शायद बाजवा साहब से भी कहने के गए होंगे कि जी आप मुझे बचा लें, मैं आपको बचा लूँगा, टेंशन दे दूँगा। कोई इस तरह की बात होगी। तो इस वक़्त काफ़ी जैसे कहते हैं गंभीर सिचुएशन जो है यहाँ पर है और साथ-साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। तीनों पार्टीज़ मिलके मौलाना साहब और पीएलएन और पीपल्स पार्टी मिलके अभी जरदारी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उनका यही कहना है कि अब खान साहब के दिन पूरे हो गए और इनकी गवर्नमेंट हटाई जाए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है जमा करा दी गई है। असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको दे दिया गया है। अब 7 डे के बाद वोटिंग होगी और फिर देखते हैं क्या होता है। स्पीच में भागदौड़ भारत जा रही है। जी, तो इसमें भी क्या रूस ने इनकी कोई बचाव नहीं किया? या अमेरिका ने जो है वो इनकी हालत ख़राब करी है? मेरे ख़्याल से वैसे इनकी जो मेजॉरिटी है वो भी बहुत थिन सी है नेशनल असेंबली में, जो मैं देख रहा था कि 176 टू 162 इस तरह की कुछ मेजॉरिटी है। और इसमें जो इनके साथ की पार्टियाँ थी उनमें भी टूटी है क्या? इनके साथ जो पार्टीज़ तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इनके अपने ही मेंबर्स थे। जहांगीर तरीन खान साहब जो कि एक तरह से काफ़ी हद तक खान साहब से बड़े क्लोज़ रहे हैं और जब इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसको गवर्नमेंट मिली थी यानी इलेक्शंस जीते थे तब जो है जहांगीर तरीन खान साहब हैं वो एक तरह से शुगर मिल्स बहुत सारे बिज़नेसेस उनके हैं। तो वो अपने प्राइवेट जेट में जो है वो आके लोगों को लेकर आया करते थे दूसरी पार्टीज़ के जो इलेक्शन जीत गए थे। और उन लोगों को लाके और इमरान खान साहब से मिलाकर उन्होंने जो है कोशिश करके उन लोगों से पीटीआई जॉइन करवाई थी। अब वो तो कुछ दिन पहले ही नाराज़ हो गए थे खान साहब से। अब इमरान खान साहब ने काफ़ी कोशिश की जहांगीर तरीन खान साहब से मिलने की लेकिन वो नहीं मिले यहाँ के वो अंदर चले गए और उन्होंने कह दिया मैं ट्रीटमेंट के लिए लंदन जा रहा हूँ ताकि बेचारे खान साहब को फेस ना करना पड़े। लेकिन उसके साथ-साथ एक और अयूब खान साहब जो है वो काफ़ी एक तरह किस्म के स्ट्रॉन्ग किस्म के मेंबर समझे जाते हैं पीटीआई के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के काफ़ी क्लोज़ हैं। उन्होंने भी जहांगीर तरीन खान साहब को जॉइन कर लिया है और कल अनाउंसमेंट भी कर दी है उन्होंने प्रेस के सामने कि वो जहांगीर तरीन के ग्रुप में चले गए हैं और खान साहब से नाराज़ हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उसके साथ-साथ नदीम अफजल चंद जो पीपल्स पार्टी से निकल कर पीटीआई में आए थे और उन्होंने भी जो है वो पीटीआई को छोड़ दिया है और वापस पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और वो तो स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं कुछ टाइम इमरान खान साहब के। तो वो भी चले गए। तो खान साहब के जो जिसे कहना चाहिए जो नेशनल असेंबली में और दूसरी जगह पे जो खान साहब की पार्टी के लोग बैठे हैं, उन सब ने जॉगर्स पहन लिए हैं और वो भागने की तलाश में। और अलीम खान साहब भी जब गए हैं तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास 40 से 60 के करीब नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं जो उनका साथ देंगे और खान साहब की पार्टी को छोड़ देंगे जैसे ही मतलब शाह होगा।
अब इमरान खान साहब के शेख रशीद साहब आज एक इवेंट था वुमेन्स डे का, तो उसमें खान साहब ने अपनी कुछ वुमेन्स को बुला रखा था, कलारी पार्टी की कोई पार्टी थी, तब उनके सामने वो इवेंट पे तकरीर कर रहे थे। उसके बाद शेख रशीद साहब आए, तो शेख साहब ने उनको कहा खान साहब को कि आपने घबराना नहीं है। तो मैं कह रही थी ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई शेख रशीद साहब को? इसका मतलब है कि इमरान खान साहब घबरा रहे हैं, तभी उन्होंने ये बात किया है। तो इस वक़्त पोज़ीशन काफ़ी ख़राब है और ये काफ़ी देर आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान में एक तरीका है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट का शिविर ना हो, वहाँ से ग्रीन सिग्नल ना मिले, इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। तो यकीनन जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं उनको जो है एस्टेब्लिशमेंट ने फौज ने जो है सब कुछ चलाती है। तो उन्होंने कह दिया होगा ठीक है आप जाइए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जाइए और उनको मतलब निकालें। वैसे पाकिस्तान में 5 साल किसने पूरे किए खास आप कर लेंगे, तो उनके जिनमें भी कमी आएँगे आजकल तो दिन नज़र भी आ रही है और शिफ्ट हो गए। तो वो साथ ही उन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो उनकी तारीफ़ें करते हैं ना खान साहब की कि जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, तो गवर्नमेंट बड़ी अच्छी चला रहे हैं। उस तरह के कुछ यूट्यूबर हैं जो गवर्नमेंट से पैसे लेके और गवर्नमेंट की तारीफ़ें करते हैं, उनकी हर गलत काम को सही बताते हैं। उनसे आज मीटिंग की है खान साहब ने और उनको टास्क दिया गया कि आप वीडियोज़ बनाइए और आप उसमें बताइए कि मतलब खान साहब कितने ज़रूरी हैं पाकिस्तान के। अब देखते हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन खान साहब यही कहा है कि मैं 2028 तक कहीं नहीं जाने वाला। अब देखते हैं कि क्या होता है। 2028 मतलब अगला 5 साल का टर्म भी वो पूरा हुँ। करने वाले हैं। लेकिन ऐसे कुछ सोशल मीडिया पे कुछ हल्की-फुल्की ये बात चल रही थी कि ये रूस तो गए थे पुतिन को ये कहने कि आपको घबराना नहीं है। नहीं मगर व उसने तो खैर वो तो नहीं घबराया, वो हम भी ये भी कह रहे थे कि फ्रांस ने तो ये आइडिया भी दिया होगा कि अगर यूक्रेन पे तुमने कब्ज़ा करना है तो उसके लिए जलन की क्या ज़रूरत है? हमारी तरह हमने भी तो कश्मीर दिखा दिया ना नक्शे में हमने, मैप में ले आए थे, तुम लोग ही कर लो, मैप बना लो, मैप दिखा दोगे यूक्रेन इधर उसको इतना लड़ने की क्या ज़रूरत? तो लेकिन वहाँ से भी कुछ ख़ास रिस्पॉन्स जो है वो नहीं हमें दिखा कि रशिया से सांसद को मिला हो। और जिस हिसाब से वो गए थे या जिससे भी वो गए क्योंकि हर कोई गया था या स्पोक्स पर्सन भी गए हुए थे उनके सारे के सारे मिनिस्टर भी गए थे मतलब चाइना तो आने नहीं दिया था 5-6 लोगों के अलावा लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी फौज गई थी और सारा मीडिया और जाती जो खान साहब के अपने वर्ड हैं कि सो एक्साइटेड टू बी मॉस्को तो वो एक्साइटमेंट किस बात की पता नहीं लेकिन दूसरे दिन ही जब वो जंग पड़ गई तो ये से कुछ समझ में नहीं आया लेकिन खैर मिला लाया कुछ नहीं शायद की कोई बात हुई हो किसी प्रोजेक्ट की या कुछ लेकिन किस लिए गए थे ये अभी तक हम लोग को खुद को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी जंगी हालत है खान साहब को वहाँ जाने की क्या जरूरत पड़ गई अगर टांगने गए थे तो अब पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका। अभी रमज़ान आ रहा है आप जानते हैं हमें तो बेसन भी चाहिए होगा पकौड़े के लिए। तो पता नहीं खान साहब किधर का रुख करेंगे। हो सकता है बाहर चले जाएँ, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ फ़ोन ही नहीं उठा मोदी। मुझे तो एक बार ये लगा है कि इमरान खान साहब की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि वो नरेंद्र मोदी को कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं और उस चक्कर में गड़बड़ होती है सारी की सारी। नहीं अगर कॉपी करना है तो बिल्कुल करें इंडिया में भी जो कमाते हो रहे हैं उसमें कॉपी करें, बांग्लादेश को भी कॉपी करें। लेकिन ये के लिए लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए नकल की ज़रूरत होती है। तो अगर हम नकल भी करेंगे लेकिन उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हम सब हमारा जो वादे करके आए थे, जो लोगों को उनसे उम्मीदें थी, जो रास्तों पे जिन्होंने उनको वोट दिए थे, जो इवन एस्टेब्लिशमेंट जो को लेकर आई थी वो भी अभी हो रही है क्योंकि खान साहब हर जगह पे हमें जो है वो ऐसे लगता है कि कामयाब नज़र नहीं आए। चाहे उनकी अपनी गलती हो, चाहे उनकी टीम की हो, टीम वो कहते हैं कि मुझे टीम सही नहीं ली, अब उन्हें यही कहा है। तो पहले वो कहा करते थे कि मेरे पास 200 लोगों की टीम है, एक्सपर्ट हैं सारे, हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और अब 4 साल के बाद उनका कहना है कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। तो ये चीज़ भी थोड़ी-सी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है और काफ़ी लोग अभी आजकल एक्टिविटीज़ दिख रहे हैं वो काफ़ी खुश है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन ये पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसकी आदत है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है उससे जा रहे टाइम पे वो नहीं खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद नेक्स्ट जो आएगी वो कुछ कर पाएगी। लेकिन जितनी हालत खराब है इस वक़्त इमरान खान साहब ने कर दी है क्योंकि जितना लोन और हमने उठा लिया है, वो शायद पिछले 20 साल में नहीं उठाया था। तो अभी जो गवर्नमेंट भी आएगी, जो बनेंगे गवर्नमेंट मुझे हैरत है कि वो किस तरह से मैनेज करेंगे और क्या करेंगे कौन-सा ऐसा जादू करेंगे और कौन-सा ऐसा जिन लेकर आएँगे, जो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जो खान साहब ने पिछले 3-4 साल में और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अगर सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज़ को ही देखें तो हमारा हर कंट्री के साथ जो है ना वो टर्म्स खराब हो चुके हैं, चाहे कोई भी हो। तो खान साहब ने कहा था कि जी मैं जो है ना वो खुद को ही कर लूँगा लेकिन मैं लोन नहीं लूँगा, मैं कर्ज़ा नहीं माँगूँगा। लेकिन सब कुछ किया उन्होंने और लोन पे लोन लेते चले गए और अभी भी लास्ट जो IMF से लोन हमें मिला था तो उसपे जो है उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे जैसे कोई खबर ही दे रहा हूँ पब्लिक को कि वो लोन हमें मिल गया है। तो जब तक अपने खुद से कुछ कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो या कोई प्रोजेक्ट्स हो तब तक यही हाल रहेगा। तो चाइना भी काफ़ी हद तक नाराज़ है। चाइना का भी जो सी पैक है ऑलमोस्ट बंद है। अभी थोड़ी देर पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि इन्होंने सी पैक को कंप्लीटली बंद करवा दिया है और नब से सीपैक इनको को क्या काफ़ी करा उम्मीद जाए? सी पैक पैक एग्ज़ैक्टली खान साहब ने सी पैक को पैक करवा दिया है और अब अगर वो ये कहते हैं कि जी मैं 2028 तक करने वाला हूँ, तो ये बात जो है ये काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। मेरे ख्याल भारत वाले ही होंगे क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब रह जाएँ तो इंडिया को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान का बड़ा करने के लिए खान साहब अकेले ही काफ़ी हैं। तो इसलिए जो लोग ये सोचेंगे कि पाकिस्तान पे कुछ करना है, अटैक करना है, कुछ करना है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब लेकिन देखते हैं सर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है 6 डेज़ के अंदर जो है 6 टू 7 डेज़ के अंदर जो है सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जिन नहीं आ रहे हैं हेल्प के लिए इमरान खान साहब की, इसके पीछे इनकी जो कुछ जो इख्तिलाफ हुआ है इनके और पीर के बीच में या बुशरा बीवी के बीच में, वो तो नहीं ज़िम्मेदार हैं? ये सब कुछ गड़बड़ मची हुई है। नहीं, हाँ। ये तो होना ही था सर, ये तो उसमें जिनका कोई कमाल नहीं, क्योंकि ये तो हर जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, उसको हर 4 साल के बाद तकरीबन इसी किस्म की सिचुएशन देखने को मिलती है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, 3 साल, साढ़े 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल पूरे करना पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसी तरह की सिचुएशन आ गई कि ज़ाहिर कुछ खान साहब को ये डिलीवर ही नहीं कर पाए, तो काफ़ी टाइम से अपोज़िशन जो है, वो सिर्फ ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही थी, कि जैसे ही अपोज़िशन ग्रीन सिग्नल दे, तो जैसे एस्टैब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल दे, तो ये लोग एक्टिव हो जाएँ। तो वही हुआ है, जैसे ही फौज ने कहा कि ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का ठीक है, उसके साथ ही जो है ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई। अब 2 चांसेस हैं, या तो अगर बिल्कुल ही ये हुआ कि कुछ नहीं हो पाएगा और खान साहब जिधर-जिधर भी जा सकते हैं मदद के लिए, उन सब ने उनको इनकार कर दिया, तो हो सकता है वो सैलरी छोड़ दें और नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस करें, ये भी हो सकता है। वरना फिर ये कि -1 वाला फ़ॉर्मूला भी चल सकता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया, तो इमरान खान साहब को हटाकर और ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, कि उनको लाया जाए। उनसे बल्कि मीडिया ने पूछा था कि अब 1 साल के अंदर आप क्या कर लेंगे? तो उन्होंने कहा से इसने कहा कि मुझे 1 साल के लिए लाया जा रहा है, ये भी 2 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, उन्होंने जवाब दिया था। तो -1 फ़ॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही घबराए खान साहब, तो आंसर सैलरी छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, और इसी के जो और तरह से फ़ॉलो-अप्स हैं जो आपके शाह विज़िट थे, मुझे असेंबली बात तो नहीं लगता डायरेक्टली रक्षा से कनेक्टेड हो, लेकिन आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की विज़िट जो यूके की थी, वो कैंसल हो गई। बताते हैं कि यूके ने मना कर दिया। इसमें क्या सच्चाई है? सर, मैंने भी ये सुना है कि यूके ने मना कर दिया उनको आने से। उनका इरादा था कि वो जाएँगे और उसके बाद जाकर वो जिस तरह से यूके में और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा-सा जो है प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कुछ सँभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने भी यही सुना है कि यूके ने उनका ट्रिप जो है वो कैंसल किया। अब यहाँ पे ज़ाहिर है अपनी इज़्ज़त भी बचानी होती है, और ये लोग यही कह रहे हैं कि जी हम खुद ही नहीं जा रहे, हमने पोस्टपोन कर दिया। तो वो तो वही बात हो गई ना कि एक ज़माने में मौलाना फज़लुर रहमान का वीज़ा था, वो अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहने लगे कि मैं अमेरिका का बायकॉट करूँगा, मैं ना अमेरिका नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा कि तो बुला कौन रहा है? पहले ही नहीं दे। तो ये आगे से कह रहे हैं कि मैं तो जाऊँगा ही। तो वही-वही बात है कि उन्होंने मना कर दिया है और मोदी से सब कहे हैं कि जी मैं कैंसल किया है। तो ज़ाहिर है इनकी जो होप्स थी, ये बात करना चाह रहे थे, वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है अभी सुनने में। और जिन्होंने ये भी कोशिश की थी कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेज दिया जाए, उससे पहले भी कई जगह पे जो है चाहे अल्ताफ हुसैन की केस हो या कुछ, तो इनका से जो है इनके सेनेटर फैसल लाउडा वो भी यूके गए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके थे। इस पे खैर इनको जो है वो रिजेक्ट हो गया और सारी चीज़ें जो है वो अल्ताफ हुसैन के फेवर में चली गई। तो इस तरह की चीज़ें ये बहुत बार कर चुके हैं और हंस ने अभी बड़ा अनाउंस किया कि मैं वापस लेकर आऊँगा, और यहाँ तक आके जो बॉलीवुड की एक्टिंग करके नवाज़ शरीफ साहब जो है मार बता के निकल गए। तो क्या जहाँ थोड़ा-सा नवाज़ शरीफ साहब को भी मेरे ख्याल है अगर किसी गलती उनको तरह से जाना नहीं चाहिए, और अगर चले गए थे तो फिर वापस आना चाहिए। ज़रदारी साहब के यहाँ पे फुल मार्क्स इसलिए मिल रहे हैं कि वो चाहे उनकी पार्टी के कोई भी मेंबर हो, ये लोग किसी भी सिचुएशन हो, ये कंट्री छोड़ के नहीं जाते। ये आपको यहीं मिलेंगे, चाहे आप तो सबको देख लें, उन्होंने फांसियाँ लगा दिया, वो कहीं नहीं गए। बेनज़ीर को उन्होंने इस तरह से शहीद कर दिया, वो कहीं नहीं गई। जरदारी साहब को कभी जेल में डाले हैं, कभी बाहर निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो इधर ही रहते हैं। तो ये थोड़ा-सा थोड़ी कमज़ोरी जो है वो पीएलए की ज़रूर है। ज़रा-सा प्रेशर आता है तो वो एकदम भाग जाते हैं, किसी भी जगह लंदन चले जाते हैं, वरना बात तो जरदारी साहब सकते हैं। तो वो ग्राउंड पे रहकर लड़ना और चीज़ होती है, और बाहर बैठ के तो आप कुछ भी कह सकते हैं। किसी और कंट्री में बैठ के आप 100 बात कर लीजिए, इसलिए आपको पता है कि यहाँ तो मुझे कुछ कोई कहेगा नहीं। लेकिन उसी जगह रहकर बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत जो है वो मैंने पीपल्स पार्टी में देखी है। जबकि बहुत सी पॉलिसीज़ पीएलए की बहुत अच्छी हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, इवन शहबाज शरीफ साहब पेशी जो है वो पंजाब के हमेशा चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पंजाब को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। लेकिन ये छोटी-सी बात है कमज़ोरी के लोग ज़रा-सा परेशानी आती है तो फौरन अंदर भाग जाते हैं। ये चीज़ अगर अपनी कंट्रोल कर लें और इस चीज़ को किसी तरीके से मैनेज कर लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी लोग बहुत से कह रहे हैं कि करप्शन तो पहले भी थी, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स पहले भी थी। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के टाइम पे जिस तरह से इंडिया के साथ रिलेशन बन रहे थे, चाहे वो मोदी जी यहाँ आए हों, चाहे वो बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, किसी भी कंट्री का नाम ले लें, तो वो वहाँ से काफ़ी बेहतर तरीके से इवन रशिया और कई कंट्रीज़ हमारे बेहतर ढंग से इस वक़्त हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बिल्कुल जो है फेल नज़र आती है। हर हर कंट्री नाराज़ है, या फिर अगर नाराज़ नहीं भी है तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज़ इमरान खान साहब नहीं मैनेज कर पाए, और एक जो उन्होंने ये कहा कि जी मुझे गवर्नमेंट भी जल्दी में मिल गई, मैं 5 साल मुझे समझने में लगे। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप जब ये स्कूल है, वो ट्रेनिंग सेंटर है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आप तजुर्बे कर रहे हैं और आप वो एक्सपेरिमेंट करके आप बताएँगे कि अपनी कंट्री ऐसे चलानी है। इसमें तो लोगों का नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये कि जितना हो गया, हो गया। अब दूसरे की गवर्नमेंट आती है तो ये किस तरह से ला रही है, क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट इनको लाई थी, ये उनकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। वो जो कहाँ से लाए थे वो भी से नहीं हो पाया। अब ये सिर्फ़ फंड्स माँग-माँग के, लोन्स माँग-माँग के कब तक कंट्री को चलाएँगे। तो ये चीज़ जो है ये इनके अगेंस्ट गई है, और अब देखते हैं आगे की जो है जैसे मैंने कहा कि कुछ ही दिनों में जो है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है।
जी, लेकिन ये जो हम सिर्फ इमरान खान को ही ब्लेम करते हैं, अ, इनको तो वैसे भी जो एस्टैब्लिशमेंट है वही चलता है। जब ये एस्टैब्लिशमेंट की ही सारी बात मान के चलते हैं, तो अगर ये कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं या इनसे कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है या फॉरेन पॉलिसी में ये फेल हो रहे हैं, तो ये मान गया है पाकिस्तान में जो फॉरेन पॉलिसी और जो आपकी मिलिट्री है, ये पूरी तरह एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। नहीं, बिल्कुल है सर, लेकिन अब जो है ना वो मार्शल लॉ डांस लगता है पाकिस्तान में। पहले लगा करता था ना, एक तेज जलक आ गया, कभी शर्फ आ गया, कभी कोई और आ गया। अब ये गवर्नमेंट चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट ही है, एक तरह का मार्शल लॉ ही होता है, लेकिन सामने आके नहीं होता, सामने इनको रखा जाता है। और जितने कहना चाहिए कि लोग नाराज होते हैं, जो बार-बार कह रहे हैं, वो इनको पड़ रही हैं। वो कहते हैं जी हम क्या करें, आप लोगों को भी बड़ा शौक था कि जी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो तो ये है और ये कर रहे हैं। तो ये अभी से नहीं, ये नवाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम आए हैं उस वक़्त से इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है और ये पीछे रह के काम करते हैं, सामने नहीं आ रहे। तो जो बड़ा-भला कहा जाता है, वो इमरान खान साहब को कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ पीछे एस्टैब्लिशमेंट कर रही है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत कुछ पपेट प्राइम मिनिस्टर ये वो कहा जाए, लेकिन कहीं न कहीं 30% 40% काम तो इस गवर्नमेंट का भी था कि इनको कोई ये तो नहीं बताएगा, शाहिद कुरैशी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि इन्होंने बैठना कैसे है? दूसरे एम्बेसडर के सामने इनकी पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई थी, अगर कोई याद हो। तो जी, जी, जी। ये चीज़ इनको बार-बार साहब तो नहीं बताएंगे कि तुमने बैठना कैसे है लोगों के आगे? तुम्हें बात क्या करनी है? इन्होंने किसी को एक्सीलेंसी कहना है या रॉयल एक्सीलेंसी कहना है? ये बात इनको खुद को पता होनी चाहिए, हर चीज़ इनको लेटर रख के नहीं दी जाएगी। तो ये ज़रूर है कि ठीक है एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ चला रही है, लेकिन सामने जिनको रखा गया है, उनको कुछ आता नहीं, तो फिर उस तरह के ब्लंडर्स करते हैं। जब वो ब्लंडर्स करेंगे तो ज़ाहिर है फिर लोग बहुत हद तक एस्टैब्लिशमेंट को भी कहते हैं जी इनको कहाँ से ले आए और इनको कहाँ से बिठा दिया। लेकिन कई चीज़ में डिसीजन जो है वो इनके अपने भी होते हैं, जो गवर्नमेंट खुद लेती है या जो प्राइम मिनिस्टर खुद करता है। यानी कुछ तो चाहे उन्होंने गलत बता दिया, बाकी किया राय इनका अपना भी होता है। तो इसलिए वो दोनों मिलकर जो है अब हम अगर कुछ चीज़ लें और हम समझे कि जी इससे हमारे हिसाब से चलना है लेकिन वो ना चले, तो फिर उसमें तो दोनों की ही गलती होगी। तो इसलिए जो है वो ज़ाहिर है फ्रंट फेस तो इमरान खान का ही नज़र आ रहा है और स्टेटमेंट्स भी इमरान खान की नज़र आ रही हैं। तो लोग उन्हीं को बोलेंगे ना, बाजवा साहब को उस वक़्त कहेंगे या एस्टैब्लिशमेंट तो उस वक़्त कहेंगे जब एस्टैब्लिशमेंट सामने आके बात करेगी। तब एस्टैब्लिशमेंट अगर गवर्नमेंट संभाल लेती साफ-साफ क्लियर, अभी भी वो पता है। लेकिन जो ब्लंडर्स प्राइम मिनिस्टर के हैं, जो ब्लंडर्स उनके अपने मिनिस्टर्स के हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करप्शन कंट्रोल करूँगा। तो चलिए करप्शन कंट्रोल आप करने के लिए आपने कहा, तो कम से कम आप अपने जो मेंबर्स हैं, उनको तो रोकिए कि वो करप्शन ना करें, वो पैसे ना बनाएँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है ना, वो लैंग्वेज अभी वो नहीं रखी जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की होती है। अभी कल-परसों उन्होंने गरदई साहब के लिए कहा कि ज़रदारी सबसे बड़ी बीमारी। अब व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज़ दिस फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने जो है वो इसी किस्म की बातें उन्होंने मौलाना फजल रहमान के लिए की। उन्होंने कहते हैं फजलू मैं और तुम एक ही एज के हैं। यानी फजल रहमान मीन फजलू मैं और तुम एक एज के हैं और हमारे कभी बुलावा आ सकता है और उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है। अब जब आप सोचिए कि ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आ रही है टीवी के ऊपर और वो ये बातें कर रहे हैं कि किसी को कह रहे हैं कि तुम और एक एज के तो कभी भी ऊपर वाले को बुलावा आ सकते हो, साथ ही उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा वेट भी ज़्यादा है। इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारा वेट भी ज़्यादा है। तो वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो एक कहना चाहिए कि दोस्तों में या सिटिंग रूम में या बस कैमरे के सामने ऐसी बातें नहीं की जाती और स्पेशली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो गति तो ज़ाहिर है इन्हीं को बदला जाएगा। अब एस्टैब्लिशमेंट को तो कोई बदल नहीं सकता, कोई जिस भी नहीं आता नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट को बदले, तो ज़ाहिर के सामने के जो फेसेस हैं उन्हीं को बदला जाएगा और अभी भी जो ज़्यादा अच्छे जुड़े पॉलिश करेगा वो हुकूमत बना लेगा, अभी भी हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई लोगों की डिमांड पे लोग आ रहे हैं या किसी वोटिंग करके लोग आ रहे हैं, अभी भी जाएगा अगर तो वो ऐसा ही आएगा कि जो ज़्यादा अच्छे जुड़े साफ करेगा एस्टैब्लिशमेंट करेगा, कोई इंतज़ार ना ले रहे हैं, वही चलेगा। एक बात तो ये ज़रूर बड़ी गज़ब की हुई इस बार ये रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना ने एक ही तरह से वोट किया। अच्छी बात है सर, कहीं तो एक जैसे निकले ना, एक साथ एक रंग की सोच कहीं तो नज़र आई। तो इंडिया और बाकी सबने क्यों नहीं किया पता नहीं, लेकिन हमारा तो ये तो हर ज़ाहिर है कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शंस होंगी जब भी इस तरह के हमारे यहाँ से किया होगा कि हमने वोट नहीं करना है। लेकिन ये ज़रूर है कि बांग्लादेश और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं भारत और सभी लोगों ने एक साथ ही जो है चारों कंट्रीज़ ने एक जैसा ही स्टेटमेंट दिया। मगर यही है कि यूक्रेन के ऊपर भी जो है कि जो स्टेटमेंट दी और जो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आज गए उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने रिएक्शन किया कि पाकिस्तान ने काफ़ी देर तक जो है वो अपने लोगों की मदद नहीं की। उसके भी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ उन्होंने शो किया तो वो यही कह रहे थे हमारे एम्बेसीज़ के पास ऐसे नहीं कि वो कोई कुछ अरेंज कर पाएँ, कोई बस अरेंज कर पाएँ, कोई प्लेन अरेंज कर पाएँ। तो अब ये इधर-उधर से पैसे जमा कर रहे थे। जब इनके पैसे जमा हो गए तो अब न्यूज़ आनी शुरू हो गई कि हम इतने स्टूडेंट निकाल लें, हमने उतने स्टूडेंट निकाल लें। लेकिन उससे पहले जो है वो इनके पास फंड्स नहीं, तो जितनी एम्बेसीज़ हैं वो तब सारी अपने ट्विटर पे लगाते रहते हैं। अभी कहते हैं 2 महीने सैलरी नहीं मिली, कभी 3 मंथ सैलरी नहीं मिली। तो ये इस तरह इश्यूज़ तो चल रहे हैं और ज़ाहिर है फंड्स जो है या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तो इस वक़्त काफ़ी खराब हालत में है और वो भी गवर्नमेंट आती है, चाहे इसकी भी आती है, इसको भी एस्टैब्लिशमेंट इस बार चांस दे रही है। सबसे पहले इनको इकोनॉमी पे ही काम करना पड़ेगा, वही सही करनी पड़ेगी, तभी ये जो हमारे रिटायर्ड फौजी ना, इनका भी गुज़ारा चलेगा। मेरे ख्याल है इमरान खान साहब इनके लिए कुछ ज़्यादा इधर-उधर से जमा नहीं कर पाए, इसलिए भी थोड़े इनसे अपसेट होंगे तो आओ चलो इसको तो निकालो।
हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। और फौजी पहनने पर हो जाएगी तो क्या होगा? तो जला जाएगा पूरी तरह से। सर सिर्फ़ वही तो नहीं है, सिर्फ़ पेंशन तो नहीं है ना, इंडियन फॉरेन फाउंडेशन है, इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट लॉ हैं, इनके डीएच हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये बनाते हैं, पेपर्स पता नहीं आपको, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी, जो फंड्स लेते हैं, जब आखिर हम जैसे ही कोई टेंशन होती है कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ, तब भी ज़ाहिर है कि इनके फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। उनके किसी ने लिखा था कि अगर जितना कश्मीर के नाम पे अभी तक ये ले चुके हैं, अगर वो भारत को दे देते तो शायद इस तरह के 4 कश्मीर बन जाते। तो वो क्या क्या बोला जाए कि वो भी एक बिज़नेस है, कश्मीर इश्यू भी जो है वो एक बिज़नेस बन के रह गया। जिस दिन हल हो गया, उस दिन पैसे बंद हो जाएँगे, क्योंकि किस बात के लिए कहेंगे पैसे चाहिए, लड़ना है, इतनी बड़ी फौज रखनी है या कुछ भी करना है। तो वो तो ख़ैर अब ज़्यादा आप बोल रही इसलिए कि आपको पता है कि आज के इन्होंने एक बिल भी निकाल रखा है और कहेंगे कि ज़रा चलना तो चाय पिलाते हैं। वो इस वजह से, लेकिन ये कि अभी मेरी बात जो है वो थोड़े में आप समझ आए क्या कुछ हो रहा है। तो इमरान खान से ये भी उम्मीद की, क्योंकि वो माँगे-माँगे में बहुत माहिर हैं। उन्होंने अपना हॉस्पिटल भी बनाया, यूनिवर्सिटी भी बनाई। तो हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी तो बन सकती है डोनेशन से या फंड्स माँगकर, लेकिन मुल्क नहीं चलाए जाते। ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आई। उनको लगा कि मैं तो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा स्टार हूँ, लोग दुनिया जानती है। तो लोग मुझे फंड्स दे देंगे और उसी से मैं कंट्री भी चला लूँगा, जो कहा है वो करके दिखा दूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोगों ने फंड्स भी रोक लिए और इस तरह के लोन्स वगैरह भी इनको मिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी भी चाइना भी जो गए थे, तो चाइना से भी कुछ नहीं मिला। चाइना का ये बार-बार कहते हैं हमारे दोस्त हैं। अगर चाइना दोस्त होता तो क्या चाइना हमसे जो है वो 10 रुपए के ऊपर पैसे माँगता? कभी भी हम माँगता वो हमारे दोस्त, तो ज़ाहिर है बिज़नेस कर रहे हैं और जब आपको रिटर्न नहीं देंगे, तो वो इसी किस्म की बात होगी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें जो उम्मीद लगा के बैठे थे लोग, पब्लिक की बात नहीं आ रही, जो लोग लाए थे इमरान खान साहब से, वो उनको नहीं, अगर कैसे कुछ हो पाएगा तो उन्होंने कहा होगा चलो बदल देते हैं उसको। ये बिल जो आप कह रही हैं, क्या ये प्रेस फ्रीडम बिल है, क्या है? कि इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? ये पास हो गया है, अभी प्रोसेस में है? नहीं, इसे पास तो कर दिया है इन्होंने थोड़ी देर में इस बिल को, और जो है इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो इदारे हैं, मतलब आपकी आर्मी हो गई, आपके जजेस हो गए, जुडिशियल हो गया, इनको आप कुछ कह नहीं सकते। किसी के ऊपर आप अगर बात करेंगे, खैर ये तो एक्स्ट्रा उन्होंने लगाया, लेकिन असल में जैसे बीच में ये हुआ था कि एक मुरासाई साहब, जो इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं, उनके किस्से निकल आए थे, फिर आम खान की बुक उसमें से निकल आई, फिर उन्होंने कहा जी बुक में ये लिखा हुआ है। तो उसके बाद वो इमरान खान साहब की जो मौजूदा बेगम है, उनके घर से जाने वाली कहानी काफ़ी निकल आई थी। तब उसपे बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे खान साहब परेशान हो गए थे, उन्होंने फिर रिवील करा कि अब कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता, ना पर्सनल अटैक कर सकता है, ना कोई मतलब खुद कर सकते हैं, खुद करने कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर जर्नलिस्ट ऐसा कुछ करेंगे, तो पहले 3 साल की सज़ा इन्होंने रखी थी, अब इन्होंने वो 5 साल की कर दी है कि 5 साल की जेल में डालेंगे और उसके अलावा फाइन लगेगा, ये होगा, वो होगा। तो उसके लिए खैर यहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितनी यूनियंस बनी हुई है जर्नलिस्ट की, वो सब लोग मुसलसल उसके ऊपर शुरू में जा रहे हैं और इस बिल को वापस लेने की बात भी की जा रही है। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा तो है कि देखा जाएगा और खान साहब वापस लेने के लिए तैयार बिल को, लेकिन अभी तक वापस हुआ नहीं है। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे जो है वो काफ़ी जर्नलिस्ट लॉबी है, वो भी अगेंस्ट हुई है इमरान खान साहब के, और मुझे नहीं लगता कि वो उनका अच्छा है उनके जो कि गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं और गवर्नमेंट से पैसे लेकर जो है वो न्यूज़ भी लगाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो भी लगाते हैं और ट्विटर पे और दूसरे सोशल जो मीडिया उस पर आके दूसरे लोगों के ऊपर अटैक्स भी करते हैं। तो वो सारे पेज जो हैं उनको छोड़कर जो सचमुच में जर्नलिज्म कर रहे हैं और जो सच में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये एक तरह का इन्होंने डालने की कोशिश की है। अब देखते हैं अगर नई गवर्नमेंट आई तो ऑब्वियसली सबसे पहले इसी को हटाने की बात होगी। अभी तक किसी को गिरफ्तार किया है एजेंट? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया किसी को, लेकिन ये है कि लोगों को लेटर वगैरह तो जाने शुरू हो गए हैं और वो भी उनके ऊपर ट्वीट्स के ऊपर, अगर आपने कोई ट्विटर के ऊपर कुछ लिख दिया है, तो उसके ऊपर लोगों को लेटर वगैरह मैं सुनता है लोगों को है, लेकिन अभी अरेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है मुसल्सल के अगेंस्ट, तो ये अरेस्ट कभी नहीं कर पाए किसी को। और एफएटीएफ में वापस ग्रे लिस्ट में चले गए, तो उसका क्या हो रहा है? अमेरिका को नाराज कर लिया, तो क्या ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे या फिर आगे और एक स्टेप और आगे बढ़ने की आशंका है? मुझे लगता तो ऐसे ही कि ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए गए थे वो ये कह रहे हैं क्लियर नहीं हो पाए, साथ ही टीएलपी और इस तरह के लोगों के साथ जब ये बात करेंगे, यानी जो लोग हमें मारते हैं, जो हमें हमारे लोगों की जान देते हैं, उन्हीं के साथ जाके पहले ही बातचीत करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, फिर उनको भगा देते हैं जैसे एहसानुल्लाह खान को। तो ये सब चीज़ें तो साथ-साथ चल रही हैं और इसको कंट्रोल नहीं कर पाए अभी तक। और कहते ही यही हैं कि जी लॉबी बनी हुई है, इसलिए हमें फिर ये से नहीं निकलने दिया जा रहा। तो भाई पॉइंट्स कंप्लीट कर लीजिए, आपको कौन रोका है? कि आप 2 पॉइंट्स आपको बताए गए, आप उसको कंप्लीट करिए, निकल जाइए। अब वहाँ पे तो कोई दूसरी कंट्री नहीं बैठी है ना, जो आपको रोक रही है कि आप ये पॉइंट जो है इसको कंप्लीट ना करें। लेकिन अभी तक एफएटीएफ में है, सारी अभी सब कुछ चल रहा है, जो उन्होंने बल्कि 1-2 बैंक से ऊपर भी जो अमेरिका ने फाइन लगाया है, वो भी इसी के ऊपर है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे और इस तरह के एलिगेशंस लगाए। लेकिन अभी ग्रे में ही, ब्लैक में नहीं जा रहे सर, उन्हें ग्रे करना पसंद है। जी, और एक ये पेशावर का ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट हुआ है, इसमें शिया कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मारे गए। इसके बारे में शुरू में तो सुनाई पड़ रहा था कि ना, अभी पिछले 4-5 दिन से ज़्यादा कुछ सुनाई पड़ रहा है। क्या है इसके पीछे? इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को भी।
सर ये भी यही कहा जा रहा है कि टीटीपी वालों का काम है, ऐसी तरह के लोग हैं क्योंकि जो जनरल फैज़ गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने किया था चाय का अफ़गानिस्तान में, तो वो हमें काफ़ी महँगा पड़ा है। और ज़ाहिर है जब आप तालिबान का साथ देंगे, जब आप जो है टीएलपी जैसे लोगों के साथ बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि जी उनके नाम के आगे से बैन ऑर्गेनाइज़ेशन भी हटा देंगे और कहेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब में हिस्सा दिया जा रहा है टीएलपी वालों को। इस तरह लोगों को जब हम सपोर्ट करेंगे तो किस तरह के ब्लास्ट भी होंगे। लेकिन साथ-साथ इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट पुराना स्टेटमेंट भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब पोज़ीशन में तो उन्होंने कहा जब हम कहते हैं कि हम गवर्नमेंट गिराने जा रहे हैं या हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई इस तरह की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चिल्लाने के जा रहे हैं, तो इस तरह के ब्लास्ट हो जाते हैं। वही सिचुएशन आज है। आज इमरान खान साहब अपोज़िशन नहीं गवर्नमेंट में है और इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं और ये चीज़ जो लेकिन खैर इसको ऐसे मैं नहीं समझती कि इनकी गवर्नमेंट की वजह से हो रहे हैं। मगर ये ज़रूर है कि वहाँ पे जिस तरह से इन्होंने तालिबान का साथ दिया और अभी तालिबान जिस तरह से इनको डरा-धमकाए हैं, उसका ये रिज़ल्ट है और ये हमें आगे बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है, इन सभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और हमेशा से जो शिया कमिटी है वो एक तरह का सॉफ्ट टारगेट है ये, उसके ऊपर हमेशा से चाहे वो हज़ारा के लोग हो बलूचिस्तान में, चाहे यहाँ पर इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कुछ जगह हो, तो ये चाहे एपीके के हो, तो ये अटैक्स होते हैं और आजकल वो भी आगे रमज़ान शुरू होने वाला है और उस वक़्त तो ज़्यादा लोग मस्जिदों में और सब जगह पे होंगे तो ज़्यादा खतरा है लोगों को। साथ ही एपीके की गवर्नमेंट ने एक जो है अलर्ट भी रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन अफ़गानिस्तान साइड से 20 से करीब सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं और इसलिए अब ये रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि हर तरफ से अपोज़िशन आ रही है और ये कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, जॉब पे बैठेंगे, ये उस रंग को हराने के लिए ये अलर्ट किया गया कि यहाँ तो अटैक होने वाला है और कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर जो है इस तरह से दहशत लगाएँ, लोगों को ना बुलाएँ। मगर सिचुएशन जो है वो काफ़ी जो है वो ऐसी है कि लोगों को थोड़ा-सा संभल के रहना होगा और क्राउडेड जगह पे ना ही जाएँ तो बेहतर है। इसलिए कि पॉलिटिक्स में तो सब कुछ चलता है, ये लोग तो नहीं देखेंगे कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इसलिए लोगों को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा मगर ये ज़रूर है कि इस तरह की सिचुएशन बनी है, वो काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या था जो केवीके में हुआ था। उसमें छोटे बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी थे और इस तरह से बारगाह में धमाका कि वो सुसाइड बॉम्बर ही था। वही जो मैं हमेशा से कह रही हूँ लोगों को बड़ा बुरा भी लगता है कि ये हमारे मदरसों से निकले लोग हैं, जो इस तरह के सुसाइड बॉम्बर बनते हैं जिनको जन्नत और 72 हूरों के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहाँ चले जाओगे तो बड़ा कोई तुम्हें मज़े आने वाले हैं। यही सोच के वो जाकर और इतने बेमासूम लोगों को जो है इस तरह से मार देते हैं। वरना बड़ी हिम्मत चाहिए कि कोई इस तरह से आए और अपने आप को उड़ा दे, तो उनको पता ही होता है कि मेरे साथ क्या होना है। लेकिन ज़ाहिर उनके इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया होता है कि उनको वही काम सबसे बेहतरीन लगा होता है और वो यही जाके करते हैं। तो इसलिए इन मदरसों को जो है वो कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, चाहे जहाँ जिस कंट्री में भी हो, जहाँ भी हो। ऑस्ट्रेलिया पर बिजली रहेगा क्या लिस्ट? सर अभी तो चल रहा है, अभी तो वो तो मुझे इतना ज़्यादा क्रिकेट का इसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये कि वो तो अभी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी आए हैं, उनकी तो खैर सिक्योरिटी वगैरह तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर रखी है। लेकिन काफ़ी खुश भी हैं कहते हैं सालों के बाद जो है मैं तो हमेशा से ये कहते थे जी इनको रोक दिया जाए। वो भी बीच में आया था कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को ईमेल आ रहा था कि फेक आईडी कोई इंडियन के और उसका मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा था, उसका ईमेल एड्रेस भी दिया जा रहा था कि ये मैसेजेस करके मत जाइए। तो इस तरह की चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं बल्कि आज भी जो है वो ये कहा जा रहा था कि मेरे ख्याल है शेख रशीद साहब का ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने कहा कि ये सब कुछ या फिर इमरान खान साहब का मैं दोनों मिक्स कर रही हूँ, दोनों में से खैर किसी एक का था। आज ही कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी चल रही है, ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम हो रहा है, इसमें कोई बुनियाद है। यानी कोई बाहर की ताकत है जो कर रही है। अब मैंने कहा कौन कर रहा है बाहर सीधे-सीधे नाम लें हाँ, किसको कह रहे हैं? बाहर से कौन कर रहा है? किसी कंट्री का नाम ले लो फिर। ये मतलब पहले हमारे ये बड़ा शुरू हुआ था हमारे टीचर्स ना, अगर भारत का नाम नहीं लेते थे, कहते पड़ोसी मुल्क में, कौन सा पड़ोसी मुल्क? हमारे साथ तो 4 पड़ोसी मुल्क हैं, इसकी बात करो नाम लो। तो ये बात भी की गई है। जहाँ खान साहब बहुत बोल रही थी पड़ोसी मुल्क। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, सवाल बहुत सारे आ गए, उन सवाल को लेते हैं। उससे पहले सभी से अनुरोध है कि आप अपना कृपया वीडियो शेयर कर दें, लाइक करें। लाइक बहुत कम दिख रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं पर लाइक कर लें और उसके साथ साथ अपने सपोर्ट भी करें। आइए प्रश्न और प्रेम ज्योति, if Imran Khan had not been a cricketer, what would have been his chances of his embarrassing career as Pakistani Prime Minister? Any career options for him? नहीं, आई थिंक एक बार जो पॉलिटिशियन बन जाता है वो फिर कुछ और नहीं बन पाता। वो वाली बात है कि एक बार अगर पॉलिटिशियन बन गए तो अगर इमरान खान साहब बाहर भी चले गए तो उन्हें कहता ना पार्टी ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। तो हम लोग सब यही परेशान हो गए पता नहीं बाहर जाके खान साहब क्या करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खतरनाक ने खुद बता चुके हैं। नेक्स्ट, क्षितिज का हॉर्न की साजिश है। हो मीना सके। कह रही है कि सर जी पाकिस्तान गिव सिटीजनशिप टू मुनव्वर राणा। अच्छा, हमारे मुनव्वर राणा साहब ने अनाउंस किया था कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन गए तो यूपी छोड़ेंगे। तो इस सिलसिले में ये पूछ रहे हैं, लेकिन वो तो यूपी छोड़ के दिल्ली जा सकते हैं और अब पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ जा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको पाकिस्तान जाने की जरूरत है। नेक्स्ट, नरेंद्र सरकार गुरु जी आरू जी प्रणाम। इमरान खान की कैबिनेट ने एक नया लॉ ले आया जो किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर का लॉ ले आया। पत्रकार अगर इमरान खान की सरकार है तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलने की आज़ादी को छीन लिया, खिलाफ बोलने से जेल होगा। आपको कोई डर नहीं लगता?
नहीं, हम लोगों ने कोड वर्ड निकाले हैं, हम कोड वर्ड में बात करते हैं। मतलब कहेंगे भाई लोग ने ये कह दिया, अब भाई लोग कौन है, सबको पता है भाई लोग कौन है। तो हम लोग कोड वर्ड में बात किया, लेकिन जब तक दोबारा से लोग ये वापस ले ये तो ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके व्यूअर्स को यहाँ से गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट आरजू जी, थैंक यू।